हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म परीक्षा रेस पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2023 को ध्यान में रखते हुए हम लोगों की प्रैक्टिस श्रृंखला का आज ये हिंदी का 21वां प्रैक्टिस सेट है। इसके साथ साथ सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिल रहा है। तो जल्द ही आपको जीएस का मैराथन मिलने वाला है। जीएस में बात करें जो घटना चक्र टो श्रृंखला थी उसका संपूर्ण कंपाइलेशन एक मैराथन के रूप में दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको हिंदी का मैराथन जल्द ही मिलने वाला है। उम्मीद है आप लोग अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि वक्त बहुत कम है, इसलिए अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखिए। दोस्तों, यही 10-15 दिन की मेहनत आपको अच्छे परिणाम तक ले जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। यहाँ पर गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्न का उत्तर देना है। इस गद्यांश से केवल एक प्रश्न पूछे गए हैं। भाषा प्रतीकों का एक व्यवस्थित ढांचा है। तो यहाँ पर बात की जाए तो ज़्यादातर आप देखेंगे भाषा से संबंधित यहाँ पर बात की जा रही है। आइए देखते हैं इससे जुड़ा हुआ प्रश्न क्या है। इसका प्रश्न है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो जब आप इसको गद्यांश को पूरा पढ़ेंगे तो इसमें एक ही शब्द निकल कर बार बार आता है, वो है भाषा। इसके बाद एक दूसरा गद्यांश है। इस गद्यांश से प्रश्न संख्या 2 से लेकर 5 तक के प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोग पास करके गद्यांश को पढ़ लीजिए। इसके बाद देखते हैं इसके प्रश्नों को। आइए देखते हैं इसका जो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है। सजग होना मतलब क्या होता है कि किसी भी परिस्थिति में चौकन्ना रहना, या फिर सतर्क रहना, या फिर कह सकते हैं कि हर परिस्थिति में होशियारी से काम लेना, या फिर होशियार रहना। तो सजगता का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है पूछा है, तो प्रमाद जो है ये सतर्कता या फिर सजगता का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, समय का सदुपयोग का अर्थ क्या होता है। जैसे आपका एग्जाम होने वाला है, अगर आप इस समय अपने समय का सदुपयोग कर लेते हैं, सही दिशा में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, पढ़ने में अपना काम लगाते हैं, अच्छे दिशा में पढ़ाई करते हैं, तो आप समय का सदुपयोग करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसमें पूछा है कि समय का सदुपयोग करने का तात्पर्य है कि उसे व्यर्थ न करना, यानी अपने समय को व्यर्थ न करना समय का सदुपयोग करना कहलाता है। अगला प्रश्न है, समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। समय, अक्सर ये बातें आप सुनते होंगे कि समय मूल्यवान होता है, इससे ज़्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर दिया है समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि समय जो आपका बीत जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता है, लेकिन धन तो आप वापस से कमा सकते हैं। तो इसका जो आपका उत्तर होगा, समय वापस मिल जाएगा पर धन नहीं, यह गलत है। अगर ये बात करें, धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं, अर्थात विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है। छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है। आप लोग स्वयं छात्र हैं, आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो समय का सदुपयोग कर लेता है, समय की महत्ता को समझ लेता है, वह अपने जीवन में निश्चित ही सफल होता है। यानी इसका उत्तर होगा, जो समय की महत्ता को समझते हैं वह सफल होते हैं। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। जो औपचारिक पत्र लिखा जाता है उसमें कौन सा विकल्प नहीं होता है। जैसे आप अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं तो आप लिखते हैं टू दी प्रिंसिपल। आप वहाँ पर डियर शब्द या फिर ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, अभिवादन जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप वहाँ करते हैं टू दी प्रिंसिपल, या फिर टू दी HOD, या फिर किसी भी संस्थान को लिखते हैं तो उसके संस्थान के बारे में लिखते हैं। वहाँ पर आप अभिवादन नहीं करते हैं। जो अनौपचारिक पत्र होते हैं, फैमिलियर होते हैं, फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं, ऐसे पत्र अभिवादन वाले होते हैं। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पे औपचारिक पत्र पूछा है, इसलिए इसमें अभिवादन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे। जो आपसे छोटे होते हैं, जब आप उन्हें कोई पत्र लिखते हैं तो उन्हें आप किस तरीके से संबोधित करेंगे। पूजनीय अपने से बड़ों को कहा जाता है। हितैषी, आप हमारे शुभचिंतक हैं, आप हमारे हितैषी हैं, अपने से बड़े के लिए कहा जाता है। परम पूज्य भी अपने से बड़े जो पूजनीय होते हैं उनके लिए कहा जाता है। लेकिन चिरंजीवी भव, अर्थात कि आप दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, ऐसे जो है अपने छोटे को आप अपने आशीर्वाद स्वरूप संबोधित करते हैं। तो अपने से छोटे संबंधियों को चिरंजीव इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा। यानी कोई छात्र है, वो अपने प्रधानाध्यापक को जो अनुपस्थिति न होने के कारण, विद्यालय में उपस्थित न होने के कारण उसके ऊपर जो दंड लगा है उसको माफ़ करने के लिए वह अपने प्रधानाध्यापक को पत्र लिखेगा, तो वह उसमें उस पत्र को क्या कहेंगे।
क्या वह व्यापारिक पत्र है? नहीं, यह व्यवसाय से संबंधित होता है, व्यापार व्यवसाय नहीं होगा। निमंत्रण होता है जब किसी को आप आमंत्रित करते हैं, किसी भी कोई न्योता देते हैं, निमंत्रण देते हैं। यहाँ पर होगा आवेदन पत्र, यानी आपने अपनी फीस माफ़ी के लिए अपने प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखा है। अगला प्रश्न है, संक्षेपण के लिए ज़रूरी है। संक्षेपण होता है संक्षिप्तीकरण, यानी जब कोई भी पाठ आप पढ़ते हैं या फिर कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई भी रचना पढ़ते हैं, उसको पढ़कर जब आप सारांश उसका लिखते हैं, संक्षिप्त भाषा में लिखते हैं, तो क्या होनी चाहिए? तो वह सीधी होनी चाहिए, अर्थात एक सरल भाषा में स्पष्ट रूप से सीधी होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए, व्याकरण सम्मत होनी चाहिए, व्याकरण का सही उपयोग होना चाहिए उसमें, और भाषा उसकी स्पष्ट होनी चाहिए ताकि कोई भी आम आदमी उसे पढ़कर उसको समझ सके। तो यानी विकल्प ए जो है संक्षेपण के लिए सबसे आवश्यक है, यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं? हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं? तो आप इसे बता सकते हैं कि हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। अगर बात करें स्वर में, तो स्वर में कुल 11 होते हैं। अगर बात करें कुल कितने स्वर और व्यंजन मिलाकर कितने वर्ण होते हैं, तो वर्ण मिला कुल होते हैं 52। स्वर होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 33 और कुल वर्ण होते हैं 52। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिकता है? अनुनासिकता का मतलब ऐसा शब्द जिसके ऊपर बिंदी हो या फिर चंद्र बिंदी हो, तो उसे अनुनासिक कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे संभ, यानी इसमें आधा माह पूरा आ रहा है, संभा इसमें भी आ रहा है, तो संभावित भी में भी आ रहा है। लेकिन जो संभालना है, संभालना, आप इसके ऊपर बिंदी भी लगाकर इसको लिख सकते हैं। आप संभालना कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि वर्ण जो होते हैं इसके दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अगर बात करें स्वर की, तो स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। यानी पुल्लिंग जो स्त्रीलिंग है उसका पुल्लिंग इसमें बताना है। जैसे ठाकुराइन है तो इसका होना चाहिए ठाकुर, यानी यहाँ पे ठाकुर है इसलिए गलत है। रानी है तो इसका होना चाहिए था राजा, राज है ये भी गलत है। कवित्री है तो इसका होना चाहिए था कवि, वहाँ पे छोटी की मात्रा होनी चाहिए थी, यहाँ पे बड़ी की मात्रा है इसलिए गलत है। सामग्री जो है साम्राज्ञी, इसका होना चाहिए सम्राट, ये बिल्कुल सही है। या फिर कह सकते हैं सम्राट का साम्राज्ञी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छांटिए। जैसे महिला होती है उसे हम कहते हैं ज्ञानवती, यानी स्त्री के लिए या फिर जो महिला होती है उसके लिए ज्ञानवती कहा जाता है। जबकि जो पुल्लिंग होता है, जो पुरुष होता है, उसे ज्ञानवान कहा जाता है। कोई भी ज्ञानी पुरुष हो उसे ज्ञानवान कहते हैं, कोई ज्ञानी महिला हो उसे ज्ञानवती कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें से कौन सा शब्द है स्त्रीलिंग, आपको इसको बताना है। जैसे छाता है तो छाता है, छाता टूट गया, ये पुल्लिंग है। अमरूद है, अमरूद का फल है, तो यह पुल्लिंग है। सूर्य है तो सूर्य को आप जानते हैं, सूर्य जो है पुल्लिंग है। बनावट जो शब्द है यह स्त्रीलिंग है, बनावट स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, भवानी, इसका पुल्लिंग क्या होगा? भवानी शब्द है, इसका आपको बताना है कि पुल्लिंग क्या है। तो आप लोग इसके उत्तर दीजिए, भवानी का पुल्लिंग क्या होगा? जैसे आप लोग सुनते होंगे भवम भवानी, भव भवानी, भव जो है पुल्लिंग होता है, उसमें जो भवानी होती है उसका स्त्रीलिंग होता है। तो विकल्प डी भव इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? इसमें आपको बताना है कि स्वर संधि किसमें है। जैसे पहला है जैसे तपोगुण, जब आपका इसका संधि विच्छेद कर देंगे तब ये हो जाता है तपह प्लस गुण, यानी इसमें विसर्ग संधि हो जाती है। अतएव का आप करेंगे अत प्लस एव। रामायण का करेंगे आप राम प्लस अयन, यानी राम प्लस अयन से मिलकर बनता है रामायण। सज्जन का आप करेंगे सत प्लस जन, तो सत प्लस जन से होता है सज्जन। तो इसमें जो विकल्प बी है राम प्लस अयन से मिलकर बना है रामायण, तो म का अ और अ का अयन का अ दोनों मिलकर दीर्घ में बदल जाते हैं, यानी आ में बदल जाते हैं, तो ये हो जाता है रामायण। यानी विकल्प बी में स्वर संधि है, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नाविक का सही संधि विच्छेद है।
जैसे नाविक है, अगर आप बात करें इसमें संधि कौन सी है, सबसे पहले अगर आप संधि को पहचान लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। देखिए, जब कभी भी शब्द के बीच में आव हो, जैसे आव हो या फिर अव हो या फिर कह सकते हैं अय हो या फिर आय हो, अगर ऐसे शब्द आपको बीच में दिख रहे हैं तो वहाँ पर आप 100% मान कर चलिए कि अयादि संधि होती है। कौन सी संधि होती है? अयादि संधि। अब यहाँ पर स्पेशली देखिए, जैसे नाविक है तो जैसे यहाँ पे आ की मात्रा है तो नो प्लस इक होता है नविक और नौ प्लस इक होता है नाविक। देखिए, जो अव की मात्रा है, ये अव की मात्रा बदल जाती है आपके आव में। उसके बाद जो मात्रा आगे के शब्द में लगी रहती है, जैसे यहाँ पे ई की मात्रा है तो ये ई की मात्रा आकर वा पे लग जाती है, हो जाता है आवी। तो आगे जब न शब्द आएगा ये हो जाएगा नावी, क्योंकि ई इसके पीछे है, इक है तो यहाँ पर का अपने आप लग जाएगा, तो ये हो जाता है नाविक। तो इसमें कौन सी संधि है? तो अभी हमने बताया कि संधि अयादि संधि है, और इसमें जो संधि विच्छेद है इसका है नौ प्लस इक। नौ प्लस इक से मिलकर बनना है नाविक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी संधि विच्छेद करना है। शब्द है पुष्पांजलि। पुष्पांजलि का आपको संधि विच्छेद करना है, आपको बताना है इसमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो इसमें सबसे पहले अगर आपको बता दें, आप अनुमान लगा लीजिए, इसमें जो संधि है ये दीर्घ संधि है। अब आप बड़ी आसानी से इसे बता सकते हैं कि पुष्प प्लस अंजल से मिलकर बना है पुष्पांजलि। प का जो अ है, इसके बाद बात करें जो अंजलि का अ है, ये दोनों अ मिलकर बड़े अ का मात्रा बनाते हैं, यानी बड़ा अ बना देते हैं। तो प के ऊपर बड़ी अ का मात्रा लग जाती है और इस अ का लोप हो जाता है, ये हो जाता है पुष्पांजलि, यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रति प्लस आघात का संधि विच्छेद रूप क्या होगा? देखिए, जब प्रति प्लस आघात, देखिए दोस्तों, जब भी बीच में जैसे छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा हो, ये या में बदल जाती है। इसके बाद जो भी अन्य स्वर आते हैं, जो भी स्वर आकर इसमें जुड़ते हैं, उसकी मात्रा उसके पीछे लग जाती है। इसके पीछे आघात जुड़ा है तब यहाँ पे जो है बड़ा की मात्रा लग जाएगी। क्योंकि इस त से जो है, यहाँ से त से ई की मात्रा गायब हुई है, इसलिए ये त जो है हलंत हो जाता है। हलंत होने का मतलब है कि यह आधा त होता है, तो यह आधा त आकर या से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रत्या, इसके बाद आकर घात शब्द पीछे जुड़ जाएगा, तब यह हो जाता है प्रत्याघात। जब कभी भी शब्द के बीच में आपको आधा त और यह अगर दिख जाए तो आप वहाँ पर मान के चलिएगा निश्चित ही यड़ संधि होती है। कौन सी संधि होती है? यड़ संधि। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? प्रति प्लस आघात से मिलकर बनता है प्रत्याघात, यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चरण कमल में कौन सा समास है? तो सबसे पहले देखिए, कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास में प्रथम पद जो होता है ये विशेषण होता है, द्वितीय पद जो होता है विशेष्य होता है, यानी प्रथम पद जो होता है दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे इसमें कहा गया है कि जो चरण है वो कमल के समान है, यानी कमल के समान है जो चरण, अर्थात यहाँ पर जो चरण है इसकी तुलना कमल से की गई है, तो यहाँ पर जो है कर्मधारय समास है। अगर बहुब्रीहि समास होता तो बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष के छवेद होते हैं। अगर बात करें द्वंद्व की, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में और शब्द का लोप होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास ठीक विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं, जैसे यथा संभव। संभव के आगे यथा अव्यय जुड़ने से यथा संभव बन गया है। इसमें हो गया है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद जो होता है वो अव्यय होता है और वही प्रधान भी होता है। देशभक्ति में होता है देश के लिए भक्ति, इसमें तत्पुरुष है, तत्पुरुष में भी ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। पीताम्बर शब्द है, इसका अर्थ होता है पीला है जिसका अंबर, अर्थात आप कह सकते हैं श्री कृष्ण या फिर विष्णु। देश विदेश, देश है इसका ठीक विपरीत होता है विदेश, यानी देश और विदेश, इसमें हो जाता है आपका द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए शब्द दोस्तों, ये दुर्व्यवहार शब्द थोड़ा लंबा है। इसमें उपसर्ग की बात की जाए तो दुह प्लस वी प्लस अव, ये तीनों जो हैं इसके उपसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे दु है, इसके बाद वी लग जाएगा तो हो जाएगा दु वी, इसके बाद अव हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो हार शब्द आकर जुड़ता है, तो ये हो जाता है दुर्व्यवहार। तो इसमें पूछा कि उपसर्ग कौन सा है, तो ये तीनों जो हैं इसके उपसर्ग हैं, दुह प्लस वी प्लस अव।
दुह जो है इसमें जो विसर्ग है ये आधारा में परिवर्तित हो जाता है, और ये छोटी की मात्रा जो है यह या में परिवर्तित हो जाती है, आ की मात्रा इसमें लग जाता है तो यह पूरा या हो जाता है। तो यानी इसमें तीनों उपसर्ग हैं, अर्थात विकल्प डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? इसमें बताना है कि उपसर्ग किस में है। जैसे दशक में आप देखें कि इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, लालिमा में भी कोई उपसर्ग नहीं है, कारीगर में भी कोई उपसर्ग नहीं है, लेकिन जय के आगे परा उपसर्ग लगने से ये पराजय बन गया है, तो इसका विकल्प बी सही उत्तर होगा। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को पूरा बदल देते हैं। पहले जय था, इसके बाद पराजय हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गौरव शब्द का दधित प्रत्यय के योग से बना है, यानी जो गौरव शब्द है ये किस दधित प्रत्यय से मिलकर बना है? देखिए दोस्तों, प्रत्यय दो तरीके के होते हैं, एक कृदंत प्रत्यय होते हैं, एक होते हैं दधित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय हमेशा क्रिया या फिर धातु के बाद लगते हैं, और जो दधित प्रत्यय होते हैं ये संज्ञा, सर्वनाम, इसके बाद करें विशेषण, इन तीनों के बाद लगकर उसमें उसको जो है परिवर्तित करते हैं उसके अर्थ को। तो इसमें पूछा है कि गौरव शब्द किस दधित प्रत्यय के योग से बना है, तो आप लोग इसमें देखते हैं इसका हो जाता है अ। जैसे इसका जो मूल शब्द होता है ये होता है गुरु, गुरु इसका मूल शब्द होता है। अब गुरु में बात करें तो जो प्रत्यय आकर पीछे से जुड़ता है ये होता है अड़, अ और अड़ पर जो होता है हलंत होता है, तो इसका जो पीछे प्रत्यय आएगा ये आएगा अ, यानी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? तो रमणीय शब्द का जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है रम प्लस अणीय, रम प्लस अणीय से मिलकर बनता है रमणीय, यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर है रम, इसके बाद इसमें जाकर जुड़ जाता है पीछे से अणीय, ये हो जाता है रमणीय। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? यानी इसमें से कौन सा युग्म है जिसका पहला शब्द तत्सम और दूसरा तद्भव नहीं है, यानी त्रुटिपूर्ण है? क्षीर का खीर होता है, यह बिल्कुल ठीक है, मतलब अच्छा है, सही है। दूध का दूध होता है, यह भी सही है। घृत का घी होता है, यह भी सही है। तो दही का दही नहीं होता है, बल्कि दधि का दही होता है, तो दधि होता है, यह हो जाता है दही, यानी विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा, इसमें त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। इसमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव है, आपको इसका उत्तर देना है। वचन, शौर्य और विधवा, वचन, शौर्य और विधवा ये तीनों जो हैं आपके तत्सम हैं, लेकिन हंसी शब्द जो है एक तद्भव शब्द है। अगर बात करें इसका तत्सम क्या होता है, तो इसका तत्सम होता है हास्य, हंसी का तत्सम होता है हास्य। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है? खाली शब्द फंदा, चाउर या फिर रिक्शा। बात करें यहाँ कौन सा विदेशज है, तो आपका रिक्शा शब्द जो है यह विदेशज है। अगर बात करें किस भाषा का है या फिर कहाँ का है, तो यह जापानी भाषा का है। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? इसके पहले की प्रैक्टिस में हमने बताया है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला होता है आपका रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है योग रूढ़। रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अगर आप 2 भागों में बांट दिए जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे पानी, पानी शब्द है, इसको पा को अलग कर लें आप, ना को अलग कर लें, तो उसका दोनों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक वैसे जो दूसरा होता है ये होता है यौगिक। यौगिक ऐसे शब्द होते हैं जिनको अगर आप 2 भागों में तोड़ लें तो उनका दोनों का अपना अलग अलग अर्थ होता है। जैसे हिमालय शब्द है, इसका आप हिम को अलग कर लें, आलय अलग कर लें, तो दोनों का अपना अलग अलग अर्थ है। इसके बाद तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें 2 अलग अलग अर्थ वाले शब्द जाकर आप एक में जुड़ते हैं तो उसका तीसरा अर्थ निकल जाता है। यानी योग रूढ़ शब्द जो होते हैं ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। तो ये 3 प्रकार के संज्ञा के भेद होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जिस संज्ञा शब्द में किसी गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, जो जातिवाचक संज्ञा होती है या किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करती है, नेतृत्व करती है। जैसे लड़का हो गया तो समूचे लड़के जाति का नेतृत्व करेगा, लड़की हो गई तो समूचे लड़की की, गाय हो गई तो समूचे गाय की, बकरी समूचे बकरी की। इसके बाद बात करें द्रववाचक संज्ञा की, ऐसे जो पदार्थ होते हैं
उनमें द्रववाचक संज्ञा होती है, उन्हें द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। समूह होता है, समूह का नेतृत्व करता है, जैसे सेना है, ये समूह है, सेना समूह में होती है। अगर बात करें भाववाचक संज्ञा, तो जो किसी गुण दोष दशा आदि का बोध कराता है वो होता है भाव, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है उत्तम पुरुष सर्वनाम किस भेद का एक प्रकार है। तो जैसे आप पुरुषवाचक जब पढ़ते होंगे तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है आपका उत्तम पुरुष, इसके बाद होता है आपका मध्यम पुरुष, इसके बाद होता है आपका अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी आप जिससे हम बात कर रहे हैं, तो हम अपने लिए, कोई व्यक्ति बात करता है जब अपने लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग करता है, जैसे हम, मैं, मेरा। अगर बात करें मध्यम पुरुष की, मध्यम पुरुष यानी जब जिससे बात कर रहा है, जो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप जो है मध्यम पुरुष हैं, तो मध्यम पुरुष यानी आप, तुम, ये हो गया मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष की अगर बात करें तो जिसके बारे में बात की जा रही है, कोई थर्ड पर्सन जो हमारी बात सुन रहा हो वो अन्य पुरुष होता है, जैसे वह, उसका, उसके, ये अन्य पुरुष होते हैं। तो इसमें पूछा है उत्तम पुरुष किसका भेद है, तो ये है पुरुषवाचक का भेद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सर्वनाम है, इस निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि यह शब्द जो है एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है, इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है। आंतरिक, अग्नेय या फिर अधिकारी। यहाँ पे बात करें अगर अंतर शब्द की, तो अंतर शब्द एक विशेषण नहीं है, अंतर यानी डिफरेंस को बताता है, यह विशेषण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है, यानी ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण एक पूरे उपवाक्य के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से देखकर बता सकते हैं। जैसे विकल्प बी को आप देखिए, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ पे पूरी विशेषता बता दे रहा है, पूरे वाक्य के रूप में, उपवाक्य के रूप में इसकी विशेषता बता रहा है कि यह एक ऐतिहासिक नगर है, या फिर जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ एक ऐतिहासिक नगर है, इसकी विशेषता है कि यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यह एक उपवाक्य के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, जलेबी में मिठास अधिक है, इसमें रेखांकित शब्द जो मिठास है इसका विशेषण बनाना है। तो सबसे पहले जानिए मिठास शब्द क्या है। तो मिठास शब्द जो है एक भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा है मिठास। अगर इसका बात की जाए विशेषण क्या होगा, तो ये हो जाता है मीठापन। मिठास का जो विशेषण होता है वो हो जाता है मीठापन। अगला प्रश्न, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, इसमें से कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जैसे दौड़ना, हंसना, आना, जाना, ये सभी जो होते हैं ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं। लेकिन जो पढ़ना शब्द होता है, ये पढ़ना, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का उपयोग किया गया है, यानी क्रिया का प्रयोग है। द्विकर्मक क्रिया यानी जो प्रथम होगा वो कर्ता होगा, उसके बाद 2 अन्य कर्म होते हैं। जैसे इसमें आप देखें तो रावण यहाँ पे एक है, लेकिन ममता ने, यानी ममता कर्ता है, कुत्ता यहाँ पे कर्म है और रोटी यहाँ पे कर्म है। यानी विकल्प डी, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, इसमें ममता जो है कर्ता के रूप में है, इसने कुत्ते को, यानी कर्म कुत्ता हो गया और रोटी भी जो है यहाँ पे कर्म हो गई, 2 यहाँ पे कर्म है। अगला प्रश्न है, वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित में अव्यय का भेद बताइए। दिन भर कैसा अव्यय है इसको आपको बताना है। अगर आप दिन भर हटा दें तो वह पढ़ता रहता है, यह एक वाक्य है। तो यहाँ पर होगा दिन भर जो शब्द है एक निपात की तरह प्रयोग किया गया है। निपात ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में जुड़कर किसी शब्द पर विशेष बल देते हैं। जैसे वह पढ़ता रहता है, यह तो एक सामान्य बात है, लेकिन वह दिन भर पढ़ता रहता है, इस बात पर बल दिया जा रहा है, यह एक निपात के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, वह आया परंतु देर से। वाक्य में विरोध बोधक जो है शब्द कौन सा है। जैसे किसी वाक्य में किंतु शब्द हो या फिर परंतु शब्द हो, तो किंतु परंतु वाले शब्द हमेशा जो है विरोध को दर्शाते हैं। वह आया परंतु देर से, यानी यह विरोध की बात है कि वह देर से आया। विकल्प 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरे गजब हो गया। वाक्य में विस्मयादिबोधक का प्रकार है।
तो विस्मयादि बोधक कुल 8 प्रकार के होते हैं, ये आप जानते रहिए। अरे गजब हो गया में अगर बात करें, यहाँ पे शोक नहीं है। जब भी कहीं पे कोई शोक होता है वहाँ पर शोक बोधक हो जाता है। कोई भी हर्ष या उल्लास होता है, उत्साह वाली बात होती है, तो वहाँ पे हर्ष बोधक हो जाता है। कहीं पे घृणा बोधक हो, जैसे छी छी, हट, चल, भाग, ऐसे शब्द जहाँ पे प्रयोग होते हैं, जहाँ पे घृणा वाली बात होती है वहाँ घृणा बोधक होता है। लेकिन अरे गजब हो गया, यह एक संबोधन की बात है, यानी यह संबोधन बोधक जो है विस्मयादि बोधक प्रकार है। अगला प्रश्न है, कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कमल या फिर कुमुदनी। कुमुदनी के पर्यायवाची हैं ये तीनों। कुमुदनी के अन्य पर्यायवाची की बात की जाए तो कमल भी इसका अन्य पर्यायवाची होता है। अगर बात की जाए कौमुदी की, तो कौमुदी को आप जानते होंगे यह चांदनी का पर्यायवाची होता है। अगर बात की जाए अन्य की, जैसे सौदामिनी की, तो सौदामिनी यह विद्युत का पर्यायवाची होता है, बिजली जिसे कहते हैं, जिसे चपला भी कहते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो दाधित भी कहते हैं, तो ये बिजली का पर्यायवाची है। अगर बात की जाए जो जैसे कुमुद कला है, तो कुमुद कला भी एक चंद्रमा का ही या फिर कह सकते हैं आपका कमल का ही पर्यायवाची होता है। ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी किसको कहा जाता है? आप लोग इसका उत्तर दीजिए, काफ़ी पॉपुलर है। जैसे यहाँ पे बात करेंगे यमुना की, यमुना की पर्यायवाची की बात की जाए जैसे, तो ये हो जाता है जैसे कालगंगा। कालगंगा यमुना का पर्यायवाची होता है। इसके बाद अगर जैसे बात की जाए अर्कजा, अर्कजा भी गंगा का पर्यायवाची होता है। अन्य पर्यायवाची में जैसे बात की जाए, जैसे तरणि तनुजा होता है, ये भी यमुना का पर्यायवाची होता है। और कालिंदी भी जो है ये यमुना का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है, उपमान का विलोम क्या होता है? उपमान का विलोम क्या होता है, आप लोग बताइए इसका उत्तर। जैसे सम्मान होता है तो सम्मान का अपमान होता है, मान है अपमान है, समान है या फिर विषम है। जो उपमान है इसका विलोम हो जाता है उपमेय। उपमेय उपमान दोनों अलग अलग हैं, दोनों विपरीतार्थक हैं। अगला प्रश्न है, कृश का विलोम क्या होता है? तो सबसे पहले बताइए कृश का अर्थ क्या होता है? तो कृश का अर्थ होता है जो पतला दुबला हो। जैसे कोई पतला दुबला आदमी होता है उसे कहते हैं वह बहुत कृशकाय है, यानी बहुत पतला दुबला है। अगर बात की जाए इसका विलोम क्या होगा, तो ये हो जाता है पुष्टकाय या फिर सुडौलकाय। तो कृश का विलोम क्या होता है? पुष्ट होता है। अगला प्रश्न है, इसमें आपको बताना है मेघ और मेध शब्द का युग्म जो है इसका सही अर्थ कौन सा है? इस दोनों शब्द के आपको सही युग्म के अर्थ पहचानने हैं। जैसे मेघ का मतलब होता है बादल, लेकिन मेध का अर्थ होता है यज्ञ, यानी विकल्प ए मेध जो होता है ये यज्ञ होता है, मेघ होता है ये बादल होता है। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुक्ल और शुल्क शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। जैसे शुल्क का मतलब आप जानते ही होंगे फीस होता है, तो यहाँ पर दो में फीस है। लेकिन देखिए शुक्ल को कैसे आप पहचानेंगे, तो एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण का मतलब होता है काला, शुक्ल का मतलब होता है सफ़ेद। तो यहाँ पर विकल्प सी शुक्ल का सफ़ेद और शुल्क का फीस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिया अथवा धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो अभी हमने प्रारंभ में बताया था, ऐसे प्रत्यय को कृत प्रत्यय या फिर कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। कृदंत प्रत्यय। अगर बात की जाए तो क्रिया के अलावा जैसे संज्ञा या फिर सर्वनाम या फिर विशेषण आदि के पीछे जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है तद्धित प्रत्यय। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। जैसे गंगा जल है, गंगा जल आपको लिखना हो तो गंगा जल आप एक साथ लिखेंगे, गंगा जल। बेबुनियाद लिखना हो तो इसके बीच में डैश नहीं होता है, बेबुनियाद एक साथ होता है। चौपाया भी एक साथ होता है। लेकिन जो बड़ा सा है ये जैसे लिखा है एकदम शुद्ध रूप से लिखा है, बड़ा के बाद डैश सा लगता है। जब कभी भी आप सा अकेले शब्द देखेंगे तो इसके पहले जो है डैश ज़रूर लगता है। सा जो होता है एक उपमा को प्रदर्शित करता है, यानी यह बताता है कि इसकी किसी चीज़ से
तुलना की गई है या फिर इसको बढ़ा चढ़ा कर तुलना की गई है या फिर बताया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध शब्द बताइए, इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो संविधान में अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 को अगर आप लोग जानते होंगे तो यह होता है अस्पृश्यता उन्मूलन, यानी छुआछूत के लिए इसमें नकारा गया है कि छुआछूत जो है समाज के लिए बुराई है, उसको प्रतिबंधित किया गया है। तो यानी जो इसका सही उत्तर होगा अस्पृश्यता, विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। तो आज हमने 50 प्रश्न आज के कंप्लीट कर लिया है आज के प्रैक्टिस सेट का, और काफ़ी अच्छी लेवल का आज का प्रैक्टिस सेट था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो कैसा लगा आज का प्रैक्टिस सेट आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जल्दी आप लोगों को यूथ का जितना हुआ है प्रैक्टिस सेट 10 उसका एक मैराथन मिलने वाला है। उसके बाद ज्ञान मुद्रा का आज ये हमारा 11वां प्रैक्टिस सेट हो गया है। तो जल्द ही इसके 10 प्रैक्टिस सेट का आप लोगों को जो है मैराथन दे दीजिएगा, और कुछ समय बाद जो और प्रैक्टिस सेट होंगे उसका भी मैराथन दिया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखिए, मजबूती से आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ, एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।